5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर लगे बैन को लेकर दुनिया भर में चर्चाओं का दौर जारी है। देश में भी राजनीतिक तौर पर इस पर बयानबाजी लगातार। एक बात तय है कि चीन को भारत का यह फैसला कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन सवाल यह है कि लद्दाख में एलएसी पर चीन ने जो हिमाकत की है, क्या केवल ऐप पर बैन लगा देने भर से भारत उसका जवाब दे देगा? क्या इस मामले में आर्थिक दंड से रास्ता निकलेगा या भारत को कुछ कदम और आगे बढ़ाने होंगे? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज एक बड़ा बयान दिया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि जॉइंट वेंचर्स के जरिए भी चीनी कंपनियों को भारत में हाईवे प्रोजेक्ट्स में ठेकेदारी लेने की छूट नहीं दी जाएगी। जाहिर तौर पर भारत एक एक करके चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने वाले फैसले ले रहा है। हालांकि चीन के सरकारी अखबार के संपादक ने इसे भारत का राष्ट्रवाद कहा है और यह जताने की कोशिश की है कि इससे चीन का कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत चीन का घमंड तोड़ सकेगा? लद्दाख में एलएसी के हालात पर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमले कर रहा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि लद्दाख भी एक जगह है जो अज्ञात नहीं है। तो आज बात करेंगे इसी पर कि ऐप का झटका कितनी जोर से लगा। पहले ये रिपोर्ट, फिर बताएंगे आपको दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान। भारत से शत्रुतापूर्ण चीनी रवैया हर बीतते दिन के साथ गंभीर होता जा रहा है। भारत से बातचीत के बावजूद लद्दाख में एलएसी पर चीन ने अपनी सेना की 2 डिवीजन तैनात की है। एलएसी पर इन 20,000 सैनिकों के अतिरिक्त चीन ने उस इलाके जिसे वो उत्तरी शिनजियांग कहता है, वहां 10,000 सैनिकों की एक अतिरिक्त डिवीजन भी लगाई गई, जो 48 घंटों के भीतर भारतीय पोजीशंस के आमने सामने लाए जा सकते हैं। चीन के इस रवैये के बाद भारतीय सेना के सूत्र अक्टूबर तक तनातनी खींचने की आशंका जता रहे हैं। इस बीच खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी सेना की 2 डिवीजन लगा दी है, तो उधर चीनी सेना आतंकी संगठन अल बद्र से जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने को उकसा रही है। पाकिस्तान को तो शुरू से ही पता था कि वो हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन को भी साफ तौर पर नजर आ गया कि हिंदुस्तान की फौज जो है बड़ी ताकतवर है और बाय इटसेल्फ वो हिंदुस्तान के ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान इकट्ठा होकर 2 तरफा लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सैबोटाज के माध्यम से, खास करके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर बड़ा क्योस और मेहम क्रिएट करें, जिससे उनके लिए आसानी हो जाए। भारत के सामने चीन की ओर से पेश की गई इस चुनौती को लेकर सरकार विपक्ष के सवालों से भी घिरी है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया, मोदी जी, भारत में एक जगह है लद्दाख, ये अज्ञात जगह नहीं है। आप भले भूल जाएं, लेकिन हम 2 खतरों से लड़ रहे हैं, कोरोना और चीन। एक महामारी है और दूसरा मसला क्षेत्रीयता का है। ऐसा लगता है कि आप अभी भी शी जिनपिंग की संक्रामक मुस्कान के प्रभाव में हैं। चीनी संकट पर विपक्ष ऐसे तंज कस रहा है तो भारत ने चीन पर अब तक सिर्फ आर्थिक कड़ाई की है। चीन को आर्थिक दंड देने में सबसे बड़ा कदम 59 मोबाइल ऐप्स को बैन करने का है। चीन ने आधिकारिक प्रतिक्रिया में इसे WTO नियमों के खिलाफ बताया है, तो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शेजिन ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, अगर चीनी लोग भारतीय सामानों का बहिष्कार करना भी चाहें तो उन्हें अच्छे भारतीय सामान नहीं मिलेंगे। भारतीय मित्रों, राष्ट्रवाद से बढ़कर भी कुछ होता है। वैसे हू शेजिन को जवाब भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ये कहकर दिया, मुझे लगता है कि ये कमेंट भारतीय उद्योग के लिए प्रेरक हो सकता है। हमें उकसाने के लिए धन्यवाद, हम खरे उतरेंगे। वैसे WWE रेसलिंग चैंपियन द ग्रेट खली जैसे भारतीय भी हैं जो ऐप बंद करने के फैसले के खिलाफ। इसको बैन करे चाहे चलाए, इसका मेरे हिसाब से कोई भी फायदा नहीं है। ये तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना का काम है। एक अगर बोले कि इससे क्या फायदा होना है, जनता का क्या फायदा होना है? अगर इतना जनता का फायदा होना है बंद करके, तो इतना लेट क्यों हुए?
ये मेरा क्वेश्चन है। जाहिर है कि चीन के संकट पर मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा है। चीन के विश्वासघात के साथ उसे अंदरूनी जंग भी लड़नी है। दिल्ली से कमलजीत के साथ मंजीत नेगी, आज तक। तो आपको बता देते हैं कि दंगल में आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं गौरव भाटिया, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं अजय आलोक, वो जेडीयू के नेता हैं। हमारे साथ हैं सुप्रिया श्रीनाथ, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर दिनेश वर्षने, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और सीपीआई से जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले गौरव भाटिया, मेरा सवाल आपसे है, पहले 59 चाइनीज ऐप का बैन होना, उसके बाद अभी अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बड़ा बयान कि किसी हाईवे प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनियों को ठेकेदारी नहीं देंगे और जॉइंट वेंचर के जरिए भी नहीं देंगे। आपको लगता है कि लद्दाख में जो हरकत हो रही है उसका जवाब आर्थिक रास्ते से दिया जा सकेगा चीन को? चुभेगा चीन को ये? रोहित जी, देखिए, एक बहुत ही सोची समझी नीति है हमारी केंद्र की मजबूत सरकार के पास। और जहां हमारी वीर सेना चीनी फौज को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, वहीं चीन मत भूलिए कि अपनी अर्थव्यवस्था पे बड़ा गुरूर करता है। तो आज जो नितिन गडकरी जी ने कहा है वो बड़ा ही अहम है कि जो बड़े टेंडर हैं, जो पहले भी केंद्र की सरकार ने और कई प्रदेशों की सरकार ने, हरियाणा उसमें है, उत्तर प्रदेश है, उसमें महाराष्ट्र भी है, रद्द किए गए हैं और आगे भी नहीं मिलेंगे। और ये जो ऐप को बैन करने की बात है, ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो भारत की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एप्लीकेशंस हमारे नागरिक डाउनलोड करते थे, इससे जो बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो चीनी सरकार तक पहुंचती थी। अब इस पे पूर्णतः रोक लग गई है। दूसरा, हमारे जो नागरिक हैं उनकी निजता का सवाल है, उनकी प्राइवेसी का सवाल है। और हम सब जानते हैं चीन कैसा देश है, वहां पे तो प्राइवेसी का कोई मतलब ही नहीं है, ताक झांक अलाउड होती है। और इसीलिए ये फैसला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, मैं समझता हूं चीन जो है वो साइबर वॉर भी करता है, तो साइबर वॉर में भी हम लोग कमजोर ना पड़े, इसीलिए सही वक्त पे ये सही फैसला है। और चौथा, कूटनीतिक प्रहार जो हमने किया है, मत भूलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐतिहासिक तौर पे हम मेंबर बने और 192 में 184 वोट हमारे पक्ष में पड़े। और G7 समिट जो अमेरिका में हो रही है, वहां भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत से नरेंद्र मोदी जी को रहना चाहिए, क्योंकि आज विश्व में भारत और नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी शक्ति बन के उभरे। तो ये चौतरफा जो हम लोग प्रहार कर रहे हैं, चीन कहीं ना कहीं बौखलाया है और इनकी बौखलाहट में हमारी छोटी जीत जरूर है, बड़ी जीत अभी बाकी। ठीक है। सुप्रिया श्रीनाथ, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं लद्दाख भी एक जगह है प्रधानमंत्री जी, अज्ञात जगह नहीं है। आप शायद जिनपिंग की स्माइल में उसको भूल गए। क्यों उनको लगता है, जब सरकार एक के बाद एक ऐप बैन कर रही है, ठेके रद्द कर रही है, राज्यों की सरकारें कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर रही हैं, ये सब लद्दाख के लिए हो रहा है ना? रोहित सरडाना जी, धन्यवाद इस शो पे मुझे बुलाने के लिए। आपने अपनी रिपोर्ट में भी और अभी आपने शुरुआती कमेंट में भी कहा, जो पहले प्रवक्ता से पूछा, कि नितिन गडकरी जी ने कहा है कि नेशनल हाईवे में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, ये अच्छा निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इन्हीं नितिन गडकरी जी ने कल पीयूष गोयल जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि जो चाइनीज इंपोर्ट हमारे पोर्ट्स पे फंसा हुआ है उसकी तुरंत क्लियरेंस हो, क्योंकि वो आके यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा विरोधाभास है जो गडकरी जी कह रहे हैं उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी निर्भरता चीन पर बढ़ गई है पिछले 6 सालों में, उसको खत्म करने का वक्त आ गया है। और इस पर तो सर्वसम्मति है कि चीन को हर तरफ से घेरना है। हमें सैन्य जो उनका रिएक्शन है उस पर काउंटर रिएक्शन सैन्य तरीके से देना होगा, उनको डिप्लोमेटिक तरीके से घेरना होगा, उनको इकोनॉमिक तरीके से घेरना होगा। लेकिन ऊपर से सरफेस स्क्रैच करने से चीन का कुछ नहीं होना है, क्योंकि एक सत्य यह भी है और इस सत्य से हमको भागना नहीं चाहिए। जब हम सत्य को स्वीकारेंगे तो उसका समाधान करेंगे। एक सत्य यह भी है कि चीन एक बड़ी शक्ति है आर्थिक तौर पे, $15 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी $2.5 ट्रिलियन की है। हमारी इकोनॉमी के वेरियस सेक्शंस, ऑटो, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, बहुत सारी चीजें बिल्कुल निर्भर है चीन से आयात होने पर।
और ये निर्भरता पिछले 6 साल में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। आज चीन हमारी दैनिक जीवन की हर चीज में घुसा हुआ है। पेटीएम करिए तो चीन का इन्वेस्टमेंट है, बिग बास्केट से सामान मंगाइए तो चीन का इन्वेस्टमेंट है, ग्रोसरी मंगाइए तो चीन का इन्वेस्टमेंट है, खाना मंगाइए स्विगी जोमेटो तो चीन का इन्वेस्टमेंट है, कैब लीजिए ओला तो चीन का इन्वेस्टमेंट है। इन सब में हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की और सबकी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार को थोड़ी दूरदर्शिता दिखानी होगी। जो आपने ऐप बैन किया ये अच्छी पहल है, लेकिन ये ऐप आपको 6 साल पहले बैन कर देने चाहिए थे। इन्होंने तो आपके राज्य में आकर यहां पर ऐप खोले। चुमार के बाद, डोकलाम के बाद ये सारी चीजें उभर रही थी कि प्रिवेसी और चीन तो हर तरह की चोरी करता है, हर तरह का डेटा चुराता है। हमारी डिप्लोमेसी इसमें फेल हुई कि हमने ये ऐप बहुत देर से बैन करी। ये तो हमको चुमार और डोकलाम के बाद कर देनी चाहिए थी, लेकिन तब हम पर्सनल समझ में लगे हुए थे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि विरोधाभास को छोड़ना होगा। बिल्कुल चीन को निकाल फेंकिए अपने सब कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन फिर ये भी मत कहिए कि चीन इंपोर्ट्स को जल्दी भगाइए। गौरव जी एक सेकंड, गौरव आप बोले तो कोई बीच में नहीं बोला, आप बेसब्र बहुत जल्दी हो जाते हैं गौरव जी कि नहीं मैं आ जाता हूं, मुझे बोलने दीजिए। सर एक एक करके पहले चारों वक्ता बोल लें, उसके बाद वापस आप आएंगे, आप भी बोलेंगे। आप ही को पक्ष रखना है सरकार का, है ना सर? थोड़ा वेट कर लीजिए सर, नहीं थोड़ा वेट रख लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए सर। अभी इनके बाद 2 वक्ता और बोलेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा सर। एक वक्ता इनकी तरफ की बात कहेंगे, एक वक्ता आपकी भी तरफ की बात कहेंगे। तो सत्ता पक्ष की तरफ से 2 लोग हैं, विपक्ष की तरफ से 2 लोग हैं, चारों अपनी अपनी बात कह लें, उसके बाद मैं वापस आप ही के पास आऊंगा। गौरव जी प्लीज नहीं, मेरे पास मेरा सर क्या होता है ना, जब आप बीच में बोलते हैं कि मैं आ जाऊं, अब मैं अपनी बात कह लूं, तो क्या है ना सर, वो वक्ता भी डिस्टर्ब होता है। तो आप भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि कोई बीच में बोलेगा तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अच्छा नहीं लगता ना कि किसी को दूसरे को डिस्टर्बेंस हो किसी एक के बोलते समय, इसलिए मैंने निवेदन किया था कि थोड़ा वेट कर लें। अब सुप्रिया जी, मेरा वापस एक सवाल आपसे है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि लद्दाख को ही लेकर सारी बातें हो रही हैं और आपके नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि साहब लद्दाख पे बात ही नहीं कर रहे। विरोधाभास तो आपकी खुद की बातों में, आप सरकार को कह रहे हैं कि इनकी बात में विरोधाभास है। ठीक, चलिए सरकार की बात में विरोधाभास है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान से आपने जो जिक्र किया उस पर मैं गौरव से सवाल ले लूंगा, लेकिन अपने विरोधाभास को तो सामने रखिए। वो क्यों है? ये सारी चीजें तो लद्दाख पर ही हो रही है ना, फिर वो क्यों कह रहे हैं कि लद्दाख की बात क्यों नहीं कर रहे? ऐसा है रोहित जी कि आपके घर में कोई घुस आए और कब्जा कर ले, या घुस ही आए, चलिए आपकी बात मान लेते हैं घुस आया है, हम उसको फेसबुक पर ब्लॉक करेंगे, उसका नंबर ब्लॉक करेंगे, उसको निकाल बाहर फेंकेंगे, उसको कड़ी सजा देंगे, तो विरोधाभास कोई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम संदेश दिया, मैंने आपका भी चैनल देखा था, सारे चैनल देखे थे, 2 बजे से बिल्डअप हो रहा था, लेकिन चीन के बारे में कुछ नहीं बोला। मन की बात भी सुनी हमने प्रधानमंत्री की संडे को, चीन का नाम नहीं लिया। कहीं पर तो ये साफ होना चाहिए कि वीके सिंह जैसे नेता, जो सड़क और परिवहन के नेता हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, राज्य मंत्री हैं, वो जाके आरएसएस की ब्रीफिंग करते हैं, वो सारी बात बताते हैं 15 जून की रात को क्या हुआ। लेकिन क्या देश के नागरिक होने के नाते हमें और आपको सारे डिटेल्स जानने का आधिकारिक औपचारिक तौर पर सरकार की तरफ से मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या हम इसके हकदार नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? इसमें कैसे विरोधाभास हो सकता है? हम तो ये कह रहे हैं जो लद्दाख में हुआ है, 20 लोगों की हमारी मौत हुई है 45 साल में पहली बार, तो उसका बदला हमें लेना पड़ेगा। ऐप बैन करके उसका बदला हम नहीं ले सकते। अधीर रंजन चौधरी इस बात से नाराज हैं कि कल उन्होंने 80 करोड़ लोगों के लिए राशन योजना का ऐलान क्यों किया, चीन के सैनिकों को बाहर निकालने की बात क्यों नहीं कही, इस बात से नाराज है। उनको 12 घंटे लगे ये बात लिखने में। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। देखिए, एक बात तो सत्य है और सत्य अब सबके सामने है कि यह कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम इस आभार से शुरू होना चाहिए कि थैंक गॉड मनरेगा और फूड सुरक्षा जैसी योजना यूपीए लाई, आज वही संजीवनी बनकर देश में खड़ा है। जिस योजना को हम हमारी विफलताओं का प्रमाण कहते थे, आज वही काम एक अलग विषय है ना सुप्रिया जी। मैं पूछ रहा हूं सीधे सीधे तौर पर कि उन्होंने ये क्यों कहा कि लद्दाख की बात नहीं कर रहे, जब सारी चीजें लद्दाख के ही इर्द गिर्द हो रही हैं। आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, तो आपकी अपनी बातों में विरोधाभास है ना। गौरव भाटिया फटाफट से जवाब दे दीजिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर उन्होंने जो सवाल उठाया, एक कि आज वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को नहीं आने देंगे, जबकि चिट्ठी लिखते हैं कि चीनी सामान जो आया पड़ा साहब उसको रिलीज कर दी, उद्योग हमारे जो दुकानदार हैं वो फंसे हुए हैं, एमएसएमई वाले फंसे हुए हैं। फटाफट से अपनी बात रखिए गौरव, उसके बाद अजय आलोक और दिनेश जी आपके पास जल्दी। गौरव, मैं प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। है जो सामान आके रखा हुआ है, भारत के जो लोग हैं जो यहाँ व्यापार करते हैं, उनका नुकसान कम से कम हो, इसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस के ही कॉरपोरेटर है, कहते हैं लद्दाख के 1000 हिस्से कर दिए जाएंगे।
जो सुप्रिया जी की पार्टी के हैं क्या किया बताएं। अरे अधीर रंजन चौधरी जी का ट्वीट डिलीट करवा दिया, उस पे बताएंगी जब उन्होंने कहा कि चीन को एक सांप की तरह भारत सेना जवाब देगी, तो वो ट्वीट डिलीट हो गया। पूरा देश पूछना चाहता है क्या 90 लाख रुपए की जो घूस ली है राजीव गांधी फाउंडेशन में वो काम कर रही है? 90 लाख की घूस लेने के बाद आप क्या ये काम कर रही है? और आज भी चीन का पक्ष रख रही है यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता। रोहित जी देखिए, ऐसा है कि मेरी राष्ट्रीयता पर और मेरे कुछ कहने पर कोई मुझे मैं भारत का पक्ष रख रही हूँ। पहले 2 वक्ता और बचे हुए हैं, आप दोनों ने पर्याप्त समय लिया है अपनी अपनी बात कहने के लिए। मैं जानता हूं आप लोगों का झगड़ा आए दिन टीवी चैनलों पे होता है, लेकिन प्लीज बाकी दोनों लोग बोल लें, उसके बाद वापस आप दोनों के पास आऊंगा, फिर आप आपस में एक दूसरे की बात काट लीजिएगा, अपनी अपनी बात रख लीजिएगा। अजय आलोक और प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय दोनों के पास आते हुए, अजय आलोक पहले आप अपनी बात रखिए। ऐप को बैन करना, सड़क के प्रोजेक्ट्स में ये कहना कि हम चाइनीज पैसा नहीं लगने देंगे, ये एक दिशा में बढ़ने की बात है या फिर लद्दाख को भूल जाने की बात है? एक बात तो आप भी जानते हैं रोहित, इस देश का हर बच्चा समझता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है कि जब सरहद पे एक्सटर्नल एक्सक्लूजन होता है तो व्यापार साथ में मधुर संबंध नहीं रह सकते, और इसकी झलकी दिखानी शुरू करनी चाहिए। और अभी ऑल आउट वॉर नहीं हुआ है कि हम एक बार में सारे डाइस को स्नैप कर लें। सिर्फ नितिन गडकरी जी ने नहीं किया है, हमने बिहार में 8,000 करोड़ का पुल का टेंडर था गंगा नदी पे, उसको भी हमने रद्द कर दिया। हमने साफ साफ कंडीशन कर दी कि इसमें कोई भी चाइनीज कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इवन की कोई इंडियन काउंटर पार्ट भी चाइनीज कंपनी को अपना पार्टनर नहीं बनाएगा। एक के बाद एक मेजर्स लिए जाते हैं ताकि एक संदेश जा सके। वॉर कोई नहीं चाहता है, लड़ाई हो ये ना हम चाहते हैं, ना चीन चाहता है, ना विश्व चाहता है, लेकिन लड़ाई ना हो, लेकिन साथ साथ अपनी संप्रभुता भी बचा के रखनी है, अपनी इंटीग्रिटी बचा के रखनी है और अपने सैनिकों की शान बढ़ा के रखनी है। उसकी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल नेशन जिस तरह के भी कदम उठाए उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो समर्थन बहुत दूर हो जाता है। अधीर रंजन चौधरी जी का ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहे कि हम 2 दुश्मनों से लड़ रहे हैं। उनको थोड़ी समझने में दिक्कत हुई, हम 2 दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ कोरोना चीन नहीं है दुश्मन, 4 सिंह है दुश्मन। मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ, 4 सिंह है दुश्मन, कोरोना, चीन, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये 4 दुश्मन है जिनसे अभी आज देश लड़ रहा है, क्योंकि पूरा देश एक भाषा बोल रहा है और कांग्रेस और कम्युनिस्ट चीन की भाषा बोल रहे हैं। मुझे आपत्ति इस बात पे है। आज जो आप सरकार की कमियां गिना रहे हैं, आज जो आप कह रहे हैं कि चीन चोर है, अभी सुप्रिया जी कह रही थी चीन चोर है, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, तो सुप्रिया जी जरा बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब वाजपेयी जी सरकार छोड़ के गए थे तो हमारा व्यापारिक घाटा चीन के साथ $1.1 बिलियन था, और 2014 में ये $36 बिलियन कैसे हो गया? तो किसने व्यापार बढ़ाया? इन्होंने कहा पिछले 6 साल में बढ़ा। सच्चाई तो ये कि $36 बिलियन को आज $33 बिलियन पे लाए, 3 बिलियन का व्यापारिक घाटा कम हुआ है। ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन ये तो आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़ों पे जाएंगे नहीं, फिर वो दूसरी बात पे आ जाएंगे। सच्चाई ये है कि वैश्विक दौर में आप एक ओपन इकोनॉमी है, भारत भी से अछूता नहीं रहा, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, नरसिम्हा राव की रही हो, वाजपेयी जी की रही हो, कांग्रेस की रही हो। लेकिन दूसरी सच्चाई और कड़वी सच्चाई ये भी है कि अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्टों को ताक पे रख के चीन के साथ अगर किसी ने दोस्ती की तो वो कांग्रेसी सरकारों ने की, ये पूरा देश जानता है। इसको अगर रिफ्यूट कर सके, 1962, 2008, 2009, 12-13 हर जगह जमीन हमारी कब्जा हुई और इन्होंने कहा ले जाइए, हमें लड़ाई नहीं करनी है, ले जाइए, हमें लड़ाई नहीं करनी है। आज हमने रेजिस्टेंस पहली बार डोकलाम में दिखाया, चीन पीछे हटा। दूसरी बार हम रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, चीन को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉर करना अकेले चीन के बूते की बात नहीं। इससे बेहतर है ये तुच्छ राजनीति छोड़ के आज सरकार के साथ और देश के साथ खड़े रहिए, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत कीजिए, न कि नुक्का चिक्की निकालिए, इससे देश आपको माफ नहीं करे। ओके, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ के, पहली बात तो ये कि आज के दौर में चीन के साथ आर्थिक रिश्ते तोड़ना पॉसिबल है? आपको लगता है जिस दिशा में भारत ने कदम बढ़ा दिया है उसमें पूरे आगे तक जा सकते हैं? भले आनंद महिंद्रा जैसे बड़े उद्योगपति कह रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं कि चीन हमें छेड़ के हमें मौका ही दे रहा है, हमें जगा रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता रोहित जी कि ये एकदम हो पाएगा। इसका ग्रेजुअल प्रोसेस है और उस प्रोसेस को बीजेपी ने कभी फॉलो नहीं किया और ना ये करना चाहेंगे, क्योंकि इनके अपने लोग जिनसे इनको मोटा चंदा मिलता है वो इन्वॉल्व हैं। अगर इतनी हिम्मत रखते तो इन्होंने ही गाना गाया था पेटीएम करो, पेटीएम करो। मुझे तो वो याद भी नहीं, हमने तो तब भी कहा था ये क्यों करवा रहे हो चाइनीज कंपनी का पेटीएम यहाँ पे प्रमोट।
हमने तब भी कहा था कि इंडियन ऐप्स को प्रमोट कीजिए। क्या है कि उनके साथ मोदी जी की फोटो छपती है फ्रंट पेज पे, फुल पेज की। हमने तो तब भी मना किया था। हम तो कभी भी चाइना को इस विषय में सपोर्ट नहीं करते। हमारा तो हमेशा मानना है कि भारतीय क्षेत्र में, भारत में भारतीय उद्योगों, छोटे मझोले या मोनोपोली जो भी हो, उनको आगे बढ़ाइए। स्वावलंबन के लिए ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसको बीजेपी ने कभी अप्लाई नहीं किया। ना इन्होंने R&D का खर्च किया, ना अदरवाइज खर्च किया। हर चीज का तो इन्होंने बजट काटा जो R&D को आगे ले जाए। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँ, अगर ये इतनी हिम्मत है तो मैं आज गौरव भाटिया और अजय आलोक को चैलेंज करता हूँ कि आज रात को 12 बजे उजाले बंद करवा के मोदी जी अनाउंसमेंट कर दें। अडानी ग्लोबल, टाटा ग्लोबल, रिलायंस ग्लोबल, 27 मोनोपोली हाउसेस की ग्लोबल कंपनीज चाइना से अपलोड करती है, बंद कर दो, रोक दो। उनको का पैसा यहाँ लाओ, वापिस यहाँ लगाओ। 8 लाख करोड़ का उन्होंने रिजर्व वैसे ही छुपा रखा है अपने पास। ठीक है, चलिए आपकी बात का जवाब लेता हूं दिनेश जी, लेकिन उसके पहले दो बड़ी खबरें अपने दर्शकों को बता दें। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटने का फैसला किया है, वीबो से। और साथ ही दूसरी बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को जाएंगे सैनिकों से मिलने के लिए और कमांडरों से मिलने के लिए। लेह अस्पताल भी जाएंगे, लेह लद्दाख के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शुक्रवार को उनका यह दौरा होगा। भारत और चीन के बीच जो सीमाओं पर इस समय तनाव चल रहा है, उस दरमियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम, और सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जाएंगे लेह लद्दाख के दौरे पर। शुक्रवार को वो वहां पर होंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि वो चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से हटेंगे। उन्होंने छोड़ दिया है उसे। भारत ने जो 59 चाइनीज ऐप बैन कर दिए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया है। आज सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटिया, आप दोनों के पास आते हुए फटाफट एक कमेंट लेते हुए। सुप्रिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जा रहे हैं लेह लद्दाख। अब तो अधीर रंजन चौधरी से कहिएगा कि ट्वीट डिलीट कर रही है वाला भी, क्योंकि उनकी शिकायत ही है कि लद्दाख को अज्ञात स्थान मान लिया है। बिल्कुल नहीं करेंगे। और सरकार उस पर बात नहीं कर रही है, लद्दाख पे कुछ बोल नहीं रही है। रोहित जी, ये मैंने बहुत सारे भाजपा प्रवक्ताओं के मुंह से सुना है, तो आज इस बात का खुलासा भी कर देते हैं ऐसा क्यों हुआ था। जब अधीर रंजन जी ने ट्वीट किया था तो हर भारतीय के अंदर ये गुस्सा था कि भाई क्या हो रहा है चीन के साथ। लेकिन तब सरकार ने ऑफिशियल तौर पे कहा था, MEA ने, कि हम पीस वार्ता कर रहे हैं, हम बात करके, डायलॉग करके चीज को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लगा था कि इस तरह का ऑपोजिशन की तरफ से आएगा तो हो सकता है ये पीस वार्ता को डिरेल कर दे, इसलिए इसको डिलीट करा था उन्होंने किसी के डर से या किसी ने डिलीट नहीं करा था। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब पीस वार्ता होती है तो किसी भी को भी उकसाने की बात नहीं बोलनी चाहिए, चाहे आपके अंदर जितना गुस्सा या गुबार हो। तो फॉर वंस एंड फॉर ऑल ये मिथ मैं क्लियर कर देना चाहती हूं। जहां तक रक्षा मंत्री जी जा रहे हैं, अच्छी बात है, उनको तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। मैं स्वागत करती हूं उनके जाने का, और मैं ये आशा भी करती हूं कि वो जाकर उनका उत्साहवर्धन करेंगे, उनका प्रोत्साहन करेंगे, उनको बताएंगे कि देश को उन पर 100% भरोसा है, और उनको ये भी बताएंगे कि जिस सरजमी की रक्षा करने के लिए वो अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, उसके लिए हम कोई अनर्गल बातें नहीं करेंगे, हम बरगलाने की बातें नहीं करेंगे। जो आप कर रहे हैं उसी को हम देश को बताएंगे। ये एक फौजी चाहता है। हमारे घर के लोग फौज में है ना, तो बहुत गुस्सा होते हैं जब होता है कि कोई घुसपैठ नहीं, उनके बैचमेट्स वहां पर हैं, वो कहते हैं बहुत हुआ है, आप लोग गलत बात करते हैं टीवी पर। खैर, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहती हूं व्यक्तिगत बातों में, लेकिन मैं आशा करती हूं कि उसके जाने से बिल्कुल उत्साहवर्धन होगा। पहले चले जाते तो और अच्छा था। सेना को जाकर लेकिन ये मैसेज वो जरूर दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, और जो एक्चुअल स्थिति है वो देश को बताएंगे। जहां तक प्रधानमंत्री जवाब देंगे आपकी बात पर, उसके पहले एक मंजीत नेगी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर आ गए हैं। जरा इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जा रहे हैं लेह लद्दाख के दौरे पर शुक्रवार को, सैनिकों का उत्साहवर्धन करेंगे, लेह अस्पताल भी जाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है मंजीत नेगी, और वो कह रही हैं कि साथ साथ वो उम्मीद करती हैं कि ये भी बताएंगे जाकर सैनिकों को कि जो बात आप यहां कर रहे हैं हम देश को उतनी जानकारी देंगे, इससे बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर नहीं बताएंगे। मंजीत, बोलिए अपनी बात फटाफट। रोहित, शुक्रवार को सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल नरवणे पहुंच रहे हैं लेह, जहां पर वो खासतौर से रक्षा मंत्री जो घायल सैनिक उनसे मिलेंगे। उसके अलावा
सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री दोनों ही जो हालात का जायजा है वहाँ पर लोकल कमांडर के साथ, क्योंकि कल ही वहाँ पर कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है और दोनों का जाना काफी अहम होगा, क्योंकि ये दूसरा मौका है जब 15 जून की खुली जो भिड़ंत हुई थी उसके बाद से सेना प्रमुख दूसरी बार अब इस बार रक्षा मंत्री को लेकर वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर शुक्रवार को एक पैरा जंप का भी एक्सरसाइज है जिसको रक्षा मंत्री देखेंगे, सेना प्रमुख देखेंगे। तो कोशिश ये है कि वहाँ पर इस वक्त चीन के साथ जो तनातनी है वहाँ पर भारतीय सेना अपनी जो ताकत है उसको रक्षा मंत्री के सामने दिखाएगी और साथ ही रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख जो हालात है उनका जायजा लेंगे और सैनिकों का एक तरह से हौसला बढ़ाने का काम भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत ने की फिलहाल जानकारी देने के लिए। गौरव भाटिया, सुप्रिया ने कुछ सवाल उठाए, जवाब दीजिए फटाफट, फिर अजय आलोक आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाए, कुछ सवाल हमने उठाए थे रोहित जी, जिसका उत्तर क्या मिला। उन्होंने कहा, अधीर रंजन चौधरी जी ने ट्वीट इसलिए डिलीट कर दिया कि जो बातचीत हो रही है उससे फर्क ना पड़े, लेकिन जब राहुल गांधी आके कहते हैं सरेंडर मोदी तो कोई बात नहीं, वो ठीक है। उसके अलावा जब कहते हैं रोज सुबह उठ के जमीन हड़प ली तो वो ठीक है। एक ट्वीट अभी आया था राहुल गांधी का, उन्होंने कहा रक्षा और सुरक्षा पर बात कब, और मैं आज तक पे खुलासा करता हूं, जो रक्षा की स्थायी समिति है उसके सदस्य है राहुल गांधी। 11 मीटिंग हुई, सुरक्षा के लिए कितने परेशान है राहुल गांधी, 11 में से एक भी नहीं उन्होंने अटेंड करी। ये मतलब दुखद है कि इस बालक को यही नहीं पता कि अपनी जिम्मेदारी क्या है। 11 मीटिंग और एक भी नहीं अटेंड करी। दूसरी बात, निर्भरता की इन्होंने करी, तो निर्भर किसने बनाया? कम से कम कांग्रेस की प्रवक्ता को ये जानकारी होनी चाहिए कि 2004 में जब इनकी सरकार आई तो सरप्लस ट्रेड था 0.7 बिलियन US का, और 2014 तक ये कहा ले आए थे डेफिसिट ट्रेड बना दिया इन्होंने, 35 गुना बढ़ गया था ट्रेड, और वो डेफिसिट एक तरफा चीन को जो है वो पक्षपात करता था। तीसरी बात मैं कहूंगा, ये कहती है घर में घुस आए, तो पहली बात 1-1 इंच भूमि हमारी सुरक्षित है। दूसरी बात, जब मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था तो आतंकवादी घुस आए थे, पाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह से कहा हम पाकिस्तान को घुस के ठोकेंगे। मनमोहन सिंह मनमोहन रहे, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, घुस के ठोका पाकिस्तान को। ये है फर्क नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति में और कांग्रेस की बिकी हुई जो सरकारें होती है जो 90 लाख रुपए की घूस लेती है, राजीव गांधी फाउंडेशन और हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करती है। ये फर्क है दोनों। नहीं, ये जो एयर स्ट्राइक की आप बात बता रहे हैं, ये कांग्रेस को बता रहे हैं कि चीन को बता रहे हैं कि हम एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस को तो आप कई दफे बता चुके हैं, अब समय है जब चीन को बताना। रोहित जी, अगर चीन में आपका चैनल देखा जा रहा होगा तो जब मंद बुद्धि बालक यहाँ भारत में समझ गए हैं तो चीन भी समझ जाएगा। कुछ बातें टीवी चैनल पे नहीं कही जा सकती, लेकिन एक बात जरूर है, 1-1 इंच जमीन सुरक्षित है और हड़पी नहीं गई है। जैसे राहुल गांधी आके कहते हैं 11 मीटिंग एक अटेंड नहीं करी, टीवी चैनल पे वीडियो फाइल जरूर दे देते हैं। ये परिपक्वता का परिचय नहीं है। ठीक सर, अब रिपीट मत कीजिए ना उसी बात को, हो गया, आपने वो बात कह दी अपने आप से, अब उस बात को रिपीट मत कीजिए। अजय आलोक जल्दी से, इससे पहले सुप्रिया इंटरवीन करना चाह रही है। अजय आलोक, लेकिन मेरा सवाल यह है कि चीन के अखबार लिख रहे हैं कि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो महंगा पड़ जाएगा भारत को। जिस तरीके से भारत ने चीनी ऐप बैन किए हैं, जिस तरीके से भारत आर्थिक सैंक्शंस लगाने की तैयारी कर रहा है या प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है कंपनियों पर, ठेकेदारियों में, वो बात चीन को चुभ रही है, लेकिन हमारे देश का विपक्ष ये कह रहा है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। ये चक्कर क्या है चीन को? और चीन ने भी, आनंद महिंद्रा ने ठीक कहा कि ये हमारे लिए एक चुनौती की तरह से हमें स्वीकार करना चाहिए और हम स्वीकार करेंगे। और मैं वार्ष्णेय जी से भी बिल्कुल अग्री करता हूं कि अचानक चीन से व्यापार करना भी, खत्म करना भी संभव नहीं है। ये सब चीज है, इसमें एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस बना के चलनी होती है। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे विदेश मंत्री स्ट्रैटेजिक बैलेंस बना के चलना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। बात अब जब स्ट्रैटेजिक बैलेंस की आई है तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी तो इसी कांग्रेस पार्टी ने एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की बहुत आलोचना की थी कि ये सेना का काम है, ये बात को जनता में नहीं ले जाना चाहिए, ये स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात है। हमने भी कई सर्जिकल स्ट्राइक की लेकिन हमने कभी जनता को नहीं बताया।
उस वक्त कांग्रेस पार्टी ये कहती थी, और आज आपके चैनल पे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि रक्षा मंत्री जब जाएंगे तो देश को सारी बात बताएं, न कम न ज्यादा, देश के हर नागरिक को जानने का अधिकार है। मैडम, सरकार चलाया आपने 50 साल, युद्ध की स्थिति के नजदीक अगर है, युद्ध हो भी सकता है, और आपको क्या अच्छा लगता है कि रक्षा मंत्री जो भी वहां पे एक्चुअल स्थिति है, क्या है नहीं है, आके पूरे देशवासियों के साथ चाइना को भी और विश्व को शेयर करें? अगर आप इसी को अपनी रक्षा नीति मानती हैं तो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि 1962 से लेकर आज तक हम लोगों ने अपनी जमीनें चीन को क्यों गंवाई, चीन का मनोबल हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि अगर ये नीति कांग्रेस पार्टी की विपक्ष में आके है, हम मालिक है। दूसरी बहुत से अहम बात, देश को आज पता है कि देश क्या कर रहा है। चीनी सामानों का बहिष्कार करना हमने शुरू किया है, और उसकी शुरुआत ऐप बंद करके, हाईवे बंद करके, उनके पुल प्रोजेक्ट्स बंद करके उनको हम एक झटका दे रहे हैं। ये मत भूलिए कि चीन की इकोनॉमी की 18% डिपेंडेंस हम पे भी है, झटका उन्हें भी लगेगा। $15 ट्रिलियन की अगर उनकी इकोनॉमी है, अगर उनका 18% कम होता है तो हमारी इतनी इकोनॉमी का झटका उनको लगेगा। तो क्या ये झटका वो सहने को तैयार है? दूसरी बात, एक रिपरकशन एक ही नहीं होता है, भारत के साथ रिपरकशन 14 देशों का चीन को मिल रहा है ऑलरेडी। तो कूटनीतिक स्तर पर, राजनयिक स्तर पर और मिलिट्री के स्तर पर कहीं से भी हम पीछे नहीं। और आप कृपया करके कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ये संदेश जब देश में न देने का काम करिए कि कहीं से हम चीन से इस बार पीछे हट रहे हैं। War is never lost unless it is abandoned. चलिए सर, पिछला वक्तव्य आपने शुरू किया था ये कहकर कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट देश के दुश्मन हैं। इसके द्वारा ये देश जानता है। दूसरा वक्तव्य आपने शुरू किया कि आप कम्युनिस्ट दिनेश वार्ष्णेय की बातों से सहमत हैं। ये बड़ा यहां भी घालमेल लग रहा है कुछ। नहीं, मैं इससे सहमत हूं कि अचानक स्टाइल्स को स्नैप नहीं किया जा सकता है, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन इसकी शुरुआत तो हमने कर दी है ना। स्वावलंबन की उन्होंने बात की, तो स्वावलंबन करने में एक दिन में स्वावलंबी नहीं बन जाता है। जब मैंने कहा मत करो, ठीक है, ओके ओके। दिनेश जी बोल लीजिए अपनी बात, बोले दिनेश जी, उसके बाद सुप्रिया आप ही के पास आ रहा हूं, बोले दिनेश जी। देखिए रोहित जी, सीधी सादी बात है, मैं आपको साफ बता दूं, ये जो लफाजी कर रहे हैं ना बीजेपी वाले या और जो लोग हैं, इनको एक चीज समझ लेनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर चलेगी, डेमोगोगी जिसको लफाजी कहते हैं उस पर नहीं चलेगी। अर्थव्यवस्था के वास्तविक बिंदुओं को समझने के लिए आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स पे जाना पड़ेगा। वो फंडामेंटल ये सोचते हैं सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी, विदेश नीति मोदी जी मोदी जी मोदी जी, गृह नीति मोदी जी मोदी, उससे नहीं होगा। सर्वमान्य नीति लेके चलेंगे तो इनको फायदा होगा। ये जो सोचते हैं कि यूनिलैटरली चल लेंगे, इनको मैं आज सुझाव देता हूँ कि ठीक से चलें, और बेहतर ये होगा कि ये युद्ध का उन्माद पैदा ना करें। युद्ध के उन्माद से देश को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, अर्थव्यवस्था -4.5 पे जाएगी। कोरोना महामारी से ये निपट नहीं पा रहे, टेस्ट पूरे कर नहीं पा रहे। ऐप बैन होने से या सड़क के हाईवे के प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी को ठेका रद्द कर देने से युद्ध का उन्माद पैदा हो जाएगा क्या? या रक्षा मंत्री देश का अपने ही देश के किसी इलाके में जाएगा तो युद्ध का उन्माद पैदा हो जाएगा क्या? मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब अभी तक रोहित जी ये हमारी सिक्योरिटी ब्रीच कराते रहे, इसका मतलब ये अभी तक हमारा पर्सनल डाटा ब्रीच कराते रहे इन 40 कंपनियों से। पीएम केयर्स फंड में इन्हीं कंपनियों से जिनका इन्होंने बैंक किया 49 करोड़ रुपए ले रखा है, वापिस कर दो। इन्होंने चंदा ले रखे, इनके चंदे रिवील करा दो। मैं तो गारंटी देता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पैसा नहीं लिया हुआ चीनी कंपनियों से। बीजेपी और जनता दल जरूर दिखा दे अपने फंड की डिस्ट्रिक्ट को, हम तो दिखा देंगे, पहले ये दिखा दो। हम तो हर साल इनकम टैक्स भी भरते हैं। प्रोफेसर साहब, आप तो चीन मामलों के विशेष जानकार हैं सर। आपको तो पता होगा चीन ने अमेरिका के खिलाफ खुद कैसे लड़ाई लड़ी, चीन अमेरिका के खिलाफ खुद कैसे खड़ा हुआ। आप बजाय अपने देश को यह बताने के कि ऐसे खड़ा हुआ जा सकता है, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं चीन से डरो, चीन से घबराना चाहिए तुमको, चीन से रिश्ते मत तोड़ो, चीन से अगर गुस्सा करोगे तो युद्ध का उन्माद पैदा हो जाएगा। रोहित जी, मैंने शुरू में आपको कहा कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस से हो सकता है। झटका मारोगे झटका खाओगे, करंट मारोगे करंट खाओगे। लाइव वायर है ये इकोनॉमी। इस समय आप लाइव वायर पे खड़े हो, नंगी चाहे बिजली की तार पे खड़े हो, करंट मारेगी। आपकी अर्थव्यवस्था डुबो रखी है आपने। नोट तो ग्रेजुअल प्रोसेस क्या होता है सर? नोट मत, ग्रेजुअल प्रोसेस यही ना होता है कि आपने पहले एप्स बैन किए, स्टेट्स ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके एक मैसेज दिया, अब केंद्रीय मंत्रालय एक मैसेज दे रहा है। रोहित जी, सप्लाई चेन टूट जाएगी झटका मारोगे तो। नितिन गडकरी जी ने परसों कुछ कहा है और आज कुछ कहा है। सर टिकटॉक बैन होने से क्या हो गया बताइए ना मुझे। टिकटॉक बैन होने से किसके घर की रोटी बंद हो गई या कौन सी सप्लाई चेन टूट गई बताइए।
टिकटॉक बैन करना या दूसरी चीजें बैन करने से मुझे एक बात बता दीजिए कि देश के जितने मोबाइल यूजर्स हैं उनमें से कितनों के पास चाइनीज हैं। गौरव भाटिया से पूछ लीजिए, एप्पल आईफोन यूज करते, जरा पीछे खोल के देख लो ढक्कन उनका, उस पर लिखा हुआ मेड इन चाइना। अजय आलोक भी आईफोन यूज करते हैं, पीछे मैं तो महंगे, मैं 20,000 से ऊपर का फोन यूज नहीं करता। इनकी मर्सिडीज कार के पार्ट्स निकाल के देख लो कितने चाइनीज आते हैं। बता देता हूँ दिनेश महिंद्रा की गाड़ी आईफोन अब असेंबल्ड इन इंडिया भी आता है। पहली चीज। दूसरी चीज सर, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग अक्सर टीवी पे बैठ के सर ये बात करते हैं प्रोफेसर साहब, नहीं प्रोफेसर साहब देखिए, प्रोफेसर साहब एक सवाल का जवाब तो देखिए। सुप्रिया आप ही के पास आ रहा हूँ, बस एक सवाल प्रोफेसर साहब से ले लो। भारत सरकार डेमोक्रेसी ना करे और सर्वमान्य विदेश नीति लेके चले। अपने ही देश के साथ खड़े होने में भी आपको शर्तें लगानी पड़ती है प्रोफेसर साहब, फिर आप कहते हैं कि नहीं हमारी देशभक्ति पे शक मत करो। अरे हम तो अपने देश के साथ खड़े होने में आप कहते हैं बशर्ते, अपने देश से जहां से आप खाते हैं, जहां पे आप पैदा हुए हैं, वहां आप कहते हैं कि बशर्ते, अपने देश के संग खड़े होने में आपको शर्तें लगानी पड़ती हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हम देशभक्त हैं, हमारी देशभक्ति पे सवाल मत करो। भी या बोलते ही जाओगे। मैंने आपको कम्युनिस्ट पार्टी के 5 रेजोल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे भेजा 1968 से 1962 तक। हमने तब भी चीनी आक्रमण के हमले का निंदा की और भारत सरकार की कमेटी में मदद की, सब कुछ किया। मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, इतिहास में जाऊंगा तो और छिछालेदार होगा, इसलिए छोड़ दीजिए इतिहास को। 62 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम आज की बात कर रहे हैं। झंडा नहीं लिया, ये देश को बता दें कि ये सर अगर 62 में चला जाऊंगा तो और छिछालेदार हो जाएगी, आप छोड़ दीजिए इसको, उस बात को। आपने तो आज ही कह दिया हम अपने देश के साथ खड़े हैं बशर्ते, ठीक है सर, अब बशर्ते तो फिर ठीक है। सुप्रिया श्रीनाथ आपके पास आते हुए, सुप्रिया और गौरव भाटिया आपके पास आते हुए, ठीक प्रोफेसर साहब, ओके समझ में आ गई आपकी बात। सुप्रिया श्रीनाथ रखिए अपनी बात जिसके लिए आप वेट कर रही है, उसके बाद गौरव आपके पास आ, गौरव आप ही उत्तर देंगे सरकार, क्योंकि विपक्ष के जो सवाल है आप ही को जवाब देना है। उसके पहले सुप्रिया कुछ सवाल उठा रही। सुप्रिया बोलिए प्लीज सर। ओके सुप्रिया को बोलने दीजिए। देखिए ऐसा रोहित जी की बहस तो होती रहेगी, कुछ बहस होना एक बात है और आंकड़े तो झुठलाते नहीं है वो दूसरी बात है। अभी कुछ आंकड़े बोले गए, कुछ प्रवक्ताओं ने बोले, वो आंकड़े सही बताने ज्यादा जरूरी होते हैं, आंकड़ों को गलत नहीं बताना चाहिए। आलोक ने बोले सिर्फ 3 आंकड़े मायने रखते हैं। 2014 में हम चीन से जो इंपोर्ट करते थे वो 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति था। 2014 से 2020 में वो इंपोर्ट, वो आयात जो है वो 6,000 रुपए प्रति पर्सन हो गया, डबल हो गया है। निर्भरता चीन पर डबल हो गई है। पहला आंकड़ा मतलब 2004 से 14 का हिसाब किताब उसको डब्बे में डाल दें। FBI था हमारे देश उस पे देखना ही नहीं चाहिए। निवेश किया था। मैं बोल लूं, वो मत देखिए ना, आपने सबको राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया, मुझे भी बोल लेने दीजिए। मैं बोलूं सुप्रिया जी, मैं सारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि 14 से हिसाब कीजिए, मैं ये कह रहा हूं 4 से 14 का हिसाब भी तो ले आई ना साथ में, उसको डब्बे में क्यों डाल देना चाहते हैं? वो नहीं बता पाएंगे। अगर मैं 4 का आंकड़ा बता दूंगी या आपका ये दिखाएंगे और इनका आप दिखाएंगे, ऐसा है तो फिर ठीक है। 2004 में नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। मैं अगर देखिए आपने किसी को इंटरफेयर नहीं किया, मैं बोलने लगी आप इंटरफेयर करें, मुझे कुछ आंकड़े बताने दीजिए, उसके बाद आप उसकी बकिया उधेड़ दीजिएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है जो चीन का निवेश है भारत में, आंकड़े दीजिए, लेकिन सवाल तो पूछूंगा ना। $27 बिलियन है आपकी हर चीज में घुसा हुआ है चीन। आपकी मोबाइल कंपनी में चीन घुसा हुआ है, आपने ऐप बंद कर दिए। अरे आपके टेलीफोन नेटवर्क में चीन घुसा हुआ है, हुआवे और ZTE। अगर हटाना है तो हटाइए उनको, दिखाइए चीन को सबक, उससे चीन को प्रहार पड़ेगा। अगर सुरक्षा के कारण है तो पहले मोबाइल नेटवर्क से चीन को बाहर करिए, उससे ज्यादा क्या संकेतात्मक हो सकता है? चीन का सबसे ज्यादा पैसा वहां लगा है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, बदतमीजी की बातें करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, ऐसे डिबेट नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि a war is never lost till it is abandoned, but a war is never won till one is started। आप इधर उधर बगले मत झांकिए। चीन ने हमारे लोगों को मारा है, उसका बदला हमें लेना पड़ेगा। ऐप बैन करना उसका बदला नहीं है। चलिए ठीक है, ओके। गौरव भाटिया, इस सवाल पर तो मुझे भी जवाब चाहिए आपसे। हुआवे और ZTE वो आपके मोबाइल फोन नेटवर्क तक में घुसे हुए हैं, जिनको दुनिया भर के मुल्क बैन कर रहे हैं, आपको उसके लिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? मैं उत्तर देता हूं। पहले मैं, a war will always be lost when a soldier sells his conscience for 90 lakh rupees even before he is fought, and we all know which soldier we are talking about। बट मैं अब आंकड़ों पे पहले उत्तर दे दूं और फिर हुवाई पे भी उत्तर दूंगा। ये कुछ आंकड़े हैं,
प्लीज रोहित जी, वो जो रूल था बीच में नहीं बोलने का, वो इन पे लागू होता है या ये महिलाएं और चीनी कार्ड लेके आएंगे इसलिए ये बोल सकती हैं बीच में? नहीं सर, सब पे लागू होता है। पर्सनल अगर कमेंट्स की इनका बजाय चीनी केवल कार्ड अपनी बात अलाउ करें तो करता है सब बीच पे में लागू बोलना तो होता है। मैं चुप हो ये जाऊंगा। बिल्कुल बंद होना चाहिए। रोहित जी आपके शो पर गौरव जी, इनको चुप कराइए रोहित जी पहले मुझे तो। चाइनीज कार्ड तो वैसे नहीं चल रहा आपके हिंदुस्तान में ना। कोई किसी को प्लीज, चीनी नहीं बुला प्लीज, सकता है, गौरव जी, ये प्लीज। गलत बात है। ये क्या बात है? आप विपक्ष को चीनी बुलाने प्लीज, लगते हैं, आप प्लीज, विपक्ष को चीनी कार्ड प्लीज। वाला बुला लेते हैं, ये क्या बात अब है? आप देखिए रोहित जी, ये कौन सा हम तरीका है नहीं बात करने पाएंगे। का? विपक्ष चीनी बाहर है, नहीं पाएंगे आप। हम भारत में हैं, आप चीनी पर्सनली है। झगड़ा मत इसका कीजिए, खुलासा करें एक ये लोग, सेकंड। ये क्या तरीका होता है बात आप करने का? आपस में झगड़ा मत कीजिए, आपस में झगड़ा मत की घूस कीजिए। ली कि नहीं ली? ये क्या बात करने का 90 लाख की घूस जब ली? विपक्ष रहिए कहता है चीनी बहुत होता है, गौरव भाटिया, आप पर्सनल कमेंट करने के बजाय मुद्दे पर आइए ना। यूवाई और जेड टीम पर कार्रवाई करने से आपको कौन रोक रहा है? कांग्रेस रोक रही है क्या? रोहित जी, नहीं, अगर चीनी एजेंट कांग्रेस है, कांग्रेस रोक रही है क्या आपको ह्यूवाई और जेड टीम पर कार्रवाई करने से? मैं उत्तर देता हूँ। कांग्रेस रोक रही है क्या आपको? आज इनको चुप दीजिए ना करिए, सर। आप उत्तर लीजिए। दीजिए ना थैंक सर, यू। आप उन पर कमेंट करना छोड़िए ना, Thank you. सवाल पर कमेंट कीजिए जो सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए सबसे पहले चलिए हुवाई का ही उत्तर दे देता हूँ। रविशंकर प्रसाद जी का वक्तव्य देखिएगा, उन्होंने तुरंत रोक लगाई है जो चाइनीज इक्विपमेंट है, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कितने ठेके भी रद्द किए गए चाइनीज कंपनी के। लेकिन आंकड़ों पे मैं उत्तर देता हूँ। 2003 में 0.8 बिलियन यूएस डॉलर सरप्लस ट्रेड था। 2004 में 0.7 यूएस डॉलर बिलियन डॉलर ट्रेड था। 2013 में बढ़ के 34.3 ये डेफिसिट ट्रेड हो गया। अब कितने गुना बढ़ गया, घाटा भारत को हुआ ये। और आज दूसरी 65 बात, बिलियन डॉलर है। आज आप चुप हो 65 जाइए, बिलियन डॉलर आप है। चुप हो जाइए। हाँ, 2017 से 2019 65 बिलियन डॉलर 23% की गिरावट आई डेफिसिट ट्रेड में। 2017 से 2019 में 23% की गिरावट आई। अपनी बात करें, कौन से आंकड़े हैं आपके पास? अब एक मिनट चुप हो जाइए। कौन से आंकड़े? कांग्रेस हेडक्वार्टर से नहीं लाया हूं, बीच में मत बोलिए। 90 लाख की घूसखोर, 65 बिलियन बीच में मत डॉलर बोलिए, है। चुप हो जाइए प्लीज। रोहित जी, मैं अपने आंकड़े रख सकता हूँ? एक तो तमीज से Please. बात करिए, आप बहुत बदतमीजी से अरे बात आप करते हैं। आप बदतमीज आप थोड़ी सबसे तमीज से ज्यादा बात हैं। जी आंकड़े आप रखिए, सबसे ज्यादा लेकिन बदतमीज पर्सनल हैं। कमेंट्स मत सोनिया कीजिए ना इस गांधी तरीके के से। मुंह में चुप्पी सदी हुई बंद है। करना पड़ एक जाएगा शब्द वरना चीन बीच के में से। खिलाफ नहीं बोली। ये रोज सर रोज बीच में बंद करना पड़ जाएगा वरना अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा तो। अब आपके आप स्टेल आप लगने जानते हैं इस लगे, बात ये को बासी लगने कि लगी। कम से कम इस कार्यक्रम में आप लोग अगर भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे सर, हम दर्शकों को विज्ञापन दिखा लेंगे, बेहतर है बजाय ऐसी गाली गलौज दिखाने के। ये दो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके से बात करेंगे अगर टीवी पर तो कैसे चलेगा? प्लीज सर, सॉरी, नहीं ऐसा नहीं चलेगा सर। हम ब्रेक ले लेते हैं, बेहतर है। दर्शक विज्ञापन देख लें लेकिन ऐसी बात ना देखें जिससे कम से कम उनको शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़े। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि भाषा के स्तर पर कम से कम इतना संयम बरतिए कि वापस जब शो खत्म हो जाए तो एक दूसरे को सम्मान से बात कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, शोर शराबे के साथ बहस नहीं हो सकती। एक एक करके अपनी बात रखिए, अपनी बात दर्शकों को समझाइए। दर्शक इस दंगल के रेफरी है ना, वो खुद तय कर लेंगे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, या किसकी बात हमें माननी है और किसकी बात नहीं माननी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।